नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। क्या हमारे देश के खेतों में अब अमेरिकी फसलें लहलहाएंगी? क्या ट्रेड डील है उसकी चमक में हमारे किसानों का पसीना सूख जाएगा, फीका पड़ेगा? और संसद से लेकर सड़क तक सवाल एक ही है कि क्या मेक इन इंडिया पर मेड इन अमेरिका भारी पड़ने वाला है? आज बड़ी बहस मंथन में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील सुर्खियों में है। अब कुछ लोग इसे ट्रेड डील और कुछ लोग इसे तेल डील भी कह रहे हैं, क्योंकि इस डील के केंद्र बिंदु में तेल है कि कौन रूस से खरीदेगा और कौन अमेरिका से खरीदेगा। दुनिया इसे दो महाशक्तियों के हाथ मिलाने के तौर पर देख रही है, लेकिन भारत के किसान संगठन इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य किया गया तो भारत के गांव-गांव में अमेरिका की सब्सिडी वाली फसलें बिकने लगेंगी। जब बाजार में सस्ता विदेशी माल होगा तो भारतीय किसानों का उत्पाद कौन खरीदेगा? उनकी फल, सब्जियां, अनाज कौन खरीदेगा? और दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि देश हित में समझौता हमने किया है और देश हित से समझौता नहीं होगा। डेयरी और कृषि जैसे सेंसिटिव सेक्टर को सुरक्षा कवच दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक डील का पूरा ब्यौरा पब्लिक में नहीं आता है तब तक लोगों के अंदर ये चिंता है, और भरोसा कितना पुख्ता है ये बात पता नहीं। व्यापार और कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन पेट पालने वाला किसान अगर सशंकित है तो समाधान संवाद से ही निकलेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल बनने की दौड़ में भारत का लोकल किसान कहीं पीछे छूट ना जाए। तो यही मंथन में आज सवाल कि ट्रेड डील में अन्नदाता कहाँ है, हमारा किसान कहाँ है, ये बड़ा सवाल आज मंथन में हम उठा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये बताया कि किसानों को लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। आप भारत के किसानों की आय 2 गुना करने वाले, भारत का किसानों की आमदनी आप 2 गुना करने वाले थे ना। तो इसीलिए आप अमेरिका से दोस्ती करके, और अमेरिका जो आपके पास भेज रहा है 0% टैरिफ, और कभी भी कोई भी कहां भी कैसा भी सामान हो वो भेज सकता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतना अरे बेचने वाले के पास तो कंपटीशन होता है, जहाँ अच्छी है, क्वालिटी है, ठीक ढंग से क्वांटिटी मिलती देखते, लेकिन यहाँ तो सीधा
उनको इतना कंसेशन दिया गया कि किसानों को तुम जितना हो सके, भारतीय किसानों को जितना हो सके उतना मारो, कुचलो, ताकि वो ऊपर उठ नहीं सके और हमारा माल हर जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और वेस्ट बंगाल से राजस्थान तक चले। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि ये जो डील हुई है इससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अमेरिकी उत्पाद हैं कृषि के, वो अगर अपना स्थान ले लेंगे तो भारत का किसान तो वैसे ही मर जाएगा और अमेरिका कहीं पीछे झुकने वाला नहीं है। वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आपने तो पूरी कृषि को ही गिरवी रख दिया। तो आज ट्रेड डील में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग और जो वहाँ व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा, रूस से नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से भी खरीदेगा। इस बात पर ही हमारी ट्रेड डील हुई, बहुत अच्छी हुई, हम भी बहुत प्रसन्न हैं, मोदी जी बहुत प्रसन्न हैं। हमारे उत्पादों को भारत में 0 टैक्स देना पड़ेगा, उसमें कृषि और डेयरी उत्पाद भी हैं। ये बात वहाँ की प्रवक्ता ने कही। लेकिन पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि कृषि और डेयरी इसकी रक्षा करने में, इसके हितों की रक्षा करने में हम सफल रहे हैं। डील कर रहे हैं कि युद्ध लड़ रहे हैं? मुझे लगता है डील युद्ध जैसी ही होती होगी, मुझे नहीं पता। तो हमारे साथ मेहमान आ गए हैं, इस देश के जाने माने चेहरे हैं, इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। ठाकुर गुणी प्रकाश इस कार्यक्रम में आ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन मान के वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री की एमएसपी कमेटी के सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री एमएसपी कमेटी के सदस्य और जाने माने एक्सपर्ट विनोद आनंद भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। विनोद जी आपका स्वागत, ठाकुर गुणी प्रकाश आपका भी स्वागत। गुणवंत पाटिल हंगारगेकर महासचिव हैं AIKCC और आप भी एमएसपी कमेटी के सदस्य रहे हैं। राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू खालसा के। राजेंद्र सिंह आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इस देश के जाने माने प्रख्यात विख्यात कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर यशवीर त्यागी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत स्वागत, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा गुणवंत पाटिल हंगारगेकर से शुरू करेंगे। गुणवंत जी, अभी पीयूष गोयल को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम किसानों के हितों की रक्षा करने में सफल रहे हैं। आपको कुछ पता चला है कि किस तरह वो सफल रहे हैं, असफल रहे हैं? डील क्या है, हमारी स्थितियां क्या बनेंगी अमेरिका के साथ डील करने के बाद? चूंकि आप तो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे भी हैं। पाटिल साहब, आपने जो कहा है ये डील के बारे में ही कहा है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। हम लोग पहले डील के बारे में ही बात करेंगे, बराबर। पहली बात यह है कि हम अब ग्लोबल सिनेरियो पे या जियोपॉलिटिकल हम लोग जब देखते हैं तो ये बेहतर हुआ कि रशिया और चीन के साथ जाने से अच्छा था कि हम लोग अमेरिका के साथ गए, ठीक है। दूसरा ये बात है कि भाई जो भी वर्ल्ड में व्यापार चलता है वो डॉलर के ऊपर ही चलता है, आप माने या नहीं माने, कोई रूबल पे नहीं चलता है। तो डॉलर अगर है तो हमको व्यापार में अगर रहना है तो हमको अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखते, उन्होंने 50% जब टैक्स लगाया था तो ये डर ही पैदा हुआ था पूरे व्यापार में। आप सभी चीज़ें देखिए, सोने चांदी या डॉलर का या रुपये का भाव या डॉलर की कीमतें बढ़ने का जो चल रहा था, ये पूरा सिनेरियो को देखते हुए हम अमेरिका के साथ जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 50% का टैक्स लगाया था, तो जाने के लिए तो कोई फायदा ही नहीं था। आज 50 से वो 18 पे आए, कल वो 0 पे भी आ जाएंगे। उनका ईगो हर्ट नहीं होना, इसके लिए वो 18 पे आ गए, कल 0 पे भी आ सकते हैं। अगर 0 पे आते हैं तो हमें कोई डर नहीं और बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तक हम लेफ्ट विचारों से चलते रहे, लेफ्ट की तरफ जाते रहे, तो हमारा कोई ही भी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं रहा। और जब मनमोहन सिंह से जब शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन की, पूरे लेफ्टों ने तो विरोध ही किया था। आज हम लोग ग्लोबल सिनेरियो में अगर किसान को खुला करना चाहते हैं, देखिए कोई भी अमेरिका में भी आप जाएंगे, दूध कोई 50-60 रुपए में नहीं आएगा, कम से कम $2 में आएगा।
1 लीटर दूध $2 में आएगा। हमारे पास अच्छा दूध अच्छी जगह पे 70 रुपए से ज्यादा है ही नहीं। अगर वहां का दूध, वहां का किसान 30% सब्सिडी लेके हमारा फायदा करता है तो ऐसा नहीं होता है। ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। हमको ये डर नहीं रहना चाहिए। कपास की जहां तक बात है, कपास में हम लोग 1 नंबर पे थे। एक जमाना था कि हम 3 नंबर पे थे। बायोटेक्नोलॉजी के कारण हम लोग 1 नंबर पे थे। नई टेक्नोलॉजी अभी कम होने से, पूरा ग्लोबल सिनेरियो बिगड़ने से हम फिर सिकुड़ गए, हम 3rd नंबर पे आ गए। अगर ये खुला होता है, आज हर देश अपना अपना फायदा देख रहा है, ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर डब्ल्यूटीओ के हिसाब से चला जाए, अगर डब्ल्यूटीओ अगर स्ट्रांग रहे और वो निर्णय देने वाला रहे, तो ये डील हमारे लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि वायलेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ जो भी करेगा उसको तो ट्रम्प शिक्षा साहब, मिलेगी। पाटिल साहब, ट्रम्प साहब मानते कहाँ डब्ल्यूटीओ को? किसी संगठन को हाँ, मान ही नहीं रहे ठीक दुनिया है। के। वो उन्होंने साहब कह दिया कोई ट्रम्प डब्ल्यूटीओ नहीं, ट्रम्प किसी को साहब नहीं का मान रहे ईगो भाई वो। शायद, ट्रम्प साहब का शायद ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन आज ना देखिए, तो हर क्या उनके देश ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने किसानों को चढ़ा देंगे, अपने किसानों को मजबूर कर देंगे, उनको मोहताज कर देंगे हम? पाटिल साहब, जी जी, मैं बोल रहा था, आप भी बोल रहे थे, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं पूछ रहा था कि क्या ट्रम्प साहब के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने किसानों का भविष्य उनकी किस्मत दांव पर लगा देंगे? क्योंकि अगर अमेरिकी उत्पाद अगर 0 पर यहाँ आएगा तो यहाँ फिर क्या, जो स्थानीय उत्पाद है वो कैसे बिकेगा? फिर ये तो समस्या आएगी ना। देखिए, 50-60 साल में किसानों का जो बुरा होना था हो चुका, इससे कोई बुरा हो ही नहीं सकता है। अब सुधरने की बात है। हम 3 कानून जब आए थे तो हमने कहा था कि हम तो जेल के कोठड़ी में थे। ये सरकार ने कम से कम कोठड़ी से बाहर निकाला था। जेल से तो हम बाहर नहीं आए थे, कम से कम थोड़ा तो रिलीफ मिल रहा था। वो भी फिर से हमको अगर कोठड़ी में डाला जाए तो उससे नहीं चलेगा। ठीक है। जहां तक वर्ल्ड सिनेरियो में हम बेचने की बात कहते हैं, तो हमारा मार्केट शेयर कितना है? गए 50 साल में निकालिए आप, 1.5 से हम लोग मार्केट शेयर आगे नहीं आए। सर्विस सेक्टर में 4.5 जा रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर वगैरह के कारण, वो भी सर्विसेज ही दे रहे हैं। बाकी हमारा वर्ल्ड में क्या है क्या? इस बहाने हम लोग कुछ तो, अब यूक्रेन में वार चल रहा है, कम से कम गेहूं के पंजाब के किसान एक्सपोर्ट के लाइन में खड़े हो सकते हैं। आज तक तो ऐसा था कि पीडीएस में फुकट में बांटो वाला बात था। ऐसी डील होगी तो किसान को आगे जाने के कुछ दरवाजे खुले हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे साथ राजिंदर सिंह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन खालसा के और पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। राजिंदर सिंह, इस पूरी जो डील को लेकर इसमें किसान कहाँ खड़ा है? सिर्फ किसान की हम बात करेंगे, कृषि उत्पाद की बात करेंगे, और हम किसी की बात आज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसान को लेकर। और अभी गुणवंत पाटिल ने कहा कि भाई कुछ उम्मीद तो है, हम कहीं ना कहीं उम्मीद की लाइन में हैं। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं रहेगा, अगर चीन और रूस के साथ तो हम नहीं जा सकते। राजिंदर सिंह तो सभी लोगों को नमस्कार। जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। देखिए, ये कौन बोल रहे हैं इनका मुझे जानकारी तो है नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा है जैसे अमेरिका से बोल रहे हो, क्योंकि किसानों के हित की तो इन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं। इसमें सारा किसान एक पक्ष में खड़ा हुआ है, और कोई भी किसान हो, विपक्ष हो, खैर सरकारों की तो बात मैं यूं नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार तो जिधर की हो किसानों को लूटा ही है। आप देखिए, खाद का रेट अगर मैं इस पे बात करूं तो 50 किलो का गट्टा 40 में कर दिया है, और रेट भी बढ़ गया है। तो किसानों के हित की बात तो यहाँ लीजिए। अब टैरिफ की बात कर लो आप, 50% जैसे ये कह रहे थे, अब सरकारें 25% से कह रहे भी, इसके समझौते के बाद 18% अमेरिका लगाएगी। अभी बताइए, अमेरिका को तो खुला बाजार मिल रहा है ना, यहाँ का किसान कहाँ जाएगा? अमेरिका को तो खुला बाजार इधर मिल गया, ठीक है, तो हमारा जो किसान है पहले से मरा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये सवाल उठता है, क्योंकि किसान के हित का अगर सरकार सोचती तो एमएसपी गारंटी कानून भी लाती, और 750 किसान मारे गए। सर, यही सरकार है जो वादा किया था 2011 में, मोदी जी ने खुद वादा ये किया था कि भी जब मैं आऊंगा तो
एमएसपी गारंटी कानून लेकर आऊंगा, और उसके बाद ये मुकर गए। स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक इन्होंने लागू नहीं की, जो किसानों के फायदे C+50 C2+50, वो इन्होंने, ये तो दुगनी की आय की बात कर रहे थे 2022 में, अभी तो 26 आ गई है, और 26 में भी इन्होंने C+50 लागू नहीं किया। तो C+2 जो 50 है, 50 का मतलब जो पोस्ट है 50% ही मांग रहे हैं, हम तो दुगनी नहीं मांग रहे, जो पोस्ट आती है उसकी हम ये कह रहे हैं भी 50% हमें दे दो, जो लागत है हमारी उसका 50% मांग रहे हैं। अब एमएसपी का मतलब तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे रही, तो फिर ये कहाँ हित किसानों का सोच रही है। तो आप सारे लोग मेरे ख्याल से पहले से डिबेट करते रहे होंगे, तो आप लोग ही बताइए, ईमानदारी से बात रखिए। और ये बात भाई साहब रख रहे थे, बहुत इन्होंने बात की तो ऐसा लग रहा था ये बीजेपी के पक्ष हैं या अमेरिका से बात कर रहे हैं। वो किसानों के पक्ष का इसमें क्या है? अब नहीं मुझसे नहीं, ज्यादा वो किसान नेता हैं और एमएसपी कमेटी के भी सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनका व्यू अपना हो सकता है। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं। हयात साहब बहुत स्वागत। हमारी होंगे सारी में, क्योंकि मेरी डिबेट में और इस ये नहीं कार्यक्रम रहता में राजेंद्र सिंह, इस कार्यक्रम में 3 ऐसे लोग हैं जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो 3 सदस्य हैं एमएसपी कमेटी के, गुणी प्रकाश जी, विनोद आनंद जी और गुणवंत पाटिल हंगारगेकर। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी और दे रहा हूँ, डल्लेवाल जी 131 अनशन परहेसी के लिए, और उसके साथ अपना हम इसके लिए यात्रा निकालने हैं, और ये यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से लेकर, ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, संयुक्त मोर्चा जिसमें 40 संगठन एक साथ हैं अभी, और जो गैर राजनीतिक हैं, ये यात्रा इसी को लेकर निकल रही है, किसानों के हित को लेकर, जिसमें कई सारी हमारी मांगे हैं। तो ये 7 फरवरी से कन्याकुमारी से स्टार्ट हो रही है, और ये 19 मार्च को कश्मीर होती हुई, ठीक बात है, किसानों के हित की बात करिए आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पे होगा। तो ये हमारी जो मांगे उसमें यात्रा के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, और किसानों के हित की बात करिए, अच्छी बात है। विनोद आनंद की तरफ जाएंगे। विनोद जी के पास लग रहा कुछ ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, तो वो अब कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। विनोद जी, इस पूरी डील अब आपके पास आ गई तो आ गई, लेकिन पब्लिक डोमेन में डील अभी क्लियर ही नहीं है। अभी तो एक्स पोस्ट पर डील हो रही है, अभी सब एक्स पर है, बयानबाजी है एक्स पर है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास आया हो तो कृषि को लेकर क्या इसमें है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या हमारा किसानों के लिए इसमें क्या फायदा होने वाला, ये बताएं विनोद जी। इसमें ये मुद्दा भी आ रहा है जो ये समझो, राजेंद्र सिंह, मैं विनोद आनंद की तरफ जा रहा हूँ। राजेंद्र सिंह, विनोद आनंद, प्रोडक्ट शामिल किए। राजेंद्र सिंह, मैं विनोद आनंद की तरफ जाऊंगा। राजेंद्र सिंह, विनोद आनंद बोलिए। ठीक है, ठीक, ओके। अनम्यूट करिए विनोद जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। विनोद जी, आप ऑडिबल नहीं हैं। विनोद जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका ऑडियो बंद है, अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए, आ गई। मैं माफी चाहता हूं, ये मैं म्यूट पे था जी। मैं ये कह रहा था कि चूंकि ये मुद्दा एमएसपी का नहीं है, इसलिए राजेंद्र जी की बात का मैं जवाब अभी अगर समय में रहेगा तो मैं दूंगा। ये जो सौदा है और ये ड्रामा हुआ ये पिछले 5-6 महीनों का, और जो उसमें वो किसान नहीं झुका, देश नहीं झुका, नरेंद्र मोदी नहीं झुके, ये उस गांव की पुरानी कहानी है। जैसे देखिए, कोई अमीर व्यापारी जब ऊंची आवाज में दाम बोलता है और कागजों का जब पुलंदा लहराता हुआ घूमता है तो किसान चुपचाप रहता है, पानी की घूंट लेता है जी, और आसमान की तरफ देख के इंतजार करता है। कभी भी किसी व्यापारी को उस किसान की चुप्पी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये उस व्यापारियों की पहली भूल है, और शायद यही भूल ट्रंप ने की थी। देखिए, अमेरिका अपनी जानी पहचानी रणनीति के साथ बातचीत के लिए मेज पे आया। ये कोई एक दिन की बात नहीं है जी। जब से उन्होंने ये एक दुराचार किया, उसके बाद से वो बड़े बड़े शीर्षक हुए, टैरिफ की धमकियां, रणनीतिक उपदेश, यह संकेत कि भारत को अपनी प्राथमिकताओं में समायोजन करना चाहिए, खासकर किसानों के मुद्दे पे, वाशिंगटन की जगह में कृषि क्या है, और तमाम जितने भी तरह के रिटॉरिक जो सड़क से संसद तक कहे जा सकते थे, सब किया गया। देश मुस्काया, भारत चुपचाप मुस्कुराता रहा और इंतजार करता रहा। और देखिए भाई साहब, अमेरिका की एक जानी पहचानी पटकथा है। पहले दबाव देते हैं कि अपना बाजार खोलिए, फिर जल्दीबाजी दिखाते हैं कि वैश्विक स्थिरता तभी होगा जब हमारे बाजार में आप आइएगा, और फिर नैतिकता की नियम आधारित व्यवस्था की बात करते हैं जी।
दिलचस्प यहाँ पे ये है दुर्गेंद्र जी, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत का जवाब बिना बोले लेकिन पूर्णतः स्पष्ट है। अपनी रीढ़ की हड्डी हम सीधे रखे, और वाशिंगटन भूल गया कि भारत आंकड़ों में, धैर्य में या स्मृति के साथ बातचीत करता है। देखिए, जो विकृत वैश्विक कृषि बाजार की स्मृति है, वो सस्ते आयात की जो स्मृति थी, और जो शहर का अभिजात वर्ग को खुश रखने की या पहले से जो कवायद चल रही थी, इन सब पे पूरा फुल स्टॉप लगा है। ये जीत किसान की हुई है, ये जीत 14 करोड़ किसान की हुई है, जिनका दामन मोदी जी ने थामा था, और उन सबका जो उनका विश्वास किसान के ऊपर था, तो वो सारा कुछ आपको कृषि उदारीकरण के इस प्रस्ताव में दिख गया होगा। भारत तो उस समय विनम्रता से मना कर दिया था, न डेयरी की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, न मक्के की बात के बढ़ाने की कोशिश की, कि ना ही उनके किसी दबाव में हम झुके, ना ही जीएम की बातचीत की, और दृढ़ता से हमने अपना पक्ष रखा। और एक जब किसानों का समायोज्य चर की तरह देखा गया, तो बिना भाषण दिए हुए कह दिया गया, जैसा मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, देश ने कहा कि किसान सौदेबाजी की वस्तु नहीं, भागीदार है। और विडंबना यह है कि इस मुक्त व्यापार का परोकार जब अमेरिका सुरक्षित संरक्षित पहुंचाना चाहता था, जिस तरीके से संरक्षणवाद का आरोप हम लोग झेल रहे थे, पूर्णतः अविवेकपूर्ण जो हमको ठहराया गया, वो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष वो है जिसको कूटनीतिक जीत कही गई, और आज अमेरिका झुक करके 18% उन्होंने टैरिफ वापस लिया, सारा कुछ किया, और 18% पे हैं। मेरे ख्याल से हम तीसरे सबसे न्यूनतम, वियतनाम और यूके के बाद हम तीसरे सबसे न्यूनतम मूल्य पे हैं, अगर जो मुझे याद है। आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं इसमें। किसानों के ऊपर कोई समझौता नहीं हुई, किसी भी दबाव के की कोई भी प्रतिध्वनि कहीं सुनी नहीं गई, और ये हमारी सम्मान की पुनर्स्थापना में एक नियमित विजय हुई है। हमारा सौदा हुआ, बाजार सारे हिले, सारे विश्लेषक बोले, लेकिन ग्रामीण भारत में जो किसान अपने खेत पर जो लौटा था, वो बिना बदले, बिना बाधा, बिना असर, और ये सफलता उसकी है। रही बात एमएसपी की, तो जितना एमएसपी इस सरकार ने अभी बढ़ाया है, और जो फसल विविधीकरण और तमाम चीजें की बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं, और जिसका हम नियमन कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। राजेंद्र जी को मैं अपडेट कर दूं कि मैं भी राष्ट्रीय किसान महासंघ का फाउंडर मेंबर हूं, और तब से मेंबर हूं जब से अभी संयुक्त किसान मोर्चा बना नहीं था। तो मैं उन सारे नैरेटिव को जानता हूं। आप अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन टेबल पे भी आइए और बातचीत भी कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आप किसानों के लिए काम कर पाएंगे। एक दूसरे पे लांछन लगाने से हमें कुछ नहीं होगा। हम सब किसानों के लिए काम कर रहे हैं। भारत तभी व्यापार करेगा जब अपने दामों पर किसान अपने शर्तों पर कीमत तय करेगा। तो विनोद जी के आक्रमण पे नहीं। विनोद जी, आप मानते हैं कि जो ये डील हुई है, इसमें भारत के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अमेरिकी उत्पाद भारत के बाजार में नहीं कब्जा करेंगे? बैठे हैं साउथ ब्लॉक में, अब कर्तव्य भवन में, तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका रिफ्लेक्शन मिल गया था जब पिछले अगस्त के महीने में माननीय कृषि मंत्री ने सारे किसानों का जब अभिवादन किया था, सारे किसानों की तरफ से देश का भी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया था। उस समय हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के भी 3 सदस्य उसमें थे, और उनका भी हम लोगों ने अभिवादन किया था। किसान के मुद्दे पे कभी भी कोई भी बातचीत सुनी नहीं जाएगी, कुछ समझा नहीं जाएगा। किसान सर्वोपरि है, किसान की देखरेख सर्वोपरि है, किसान की आय सर्वोपरि है। ये मैं आपके माध्यम से दुर्गेंद्र जी बताना चाहूंगा, अपने सारे साथियों को बताना चाहूंगा, या वो संयुक्त किसान मोर्चा के हों या वो केसीसी के मेंबर हों। ठीक बात है, बहुत सुंदर। एक ब्रेक का इशारा मुझे कर दिया गया। मैं चाहता था कि ब्रेक से पहले गुनी प्रकाश से बात करें, लेकिन ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ठाकुर गुनी प्रकाश से बात करेंगे। चर्चा आज इसी बात की कि ट्रेड डील जो हुई उसमें अन्नदाता कहाँ खड़ा है, हमारा किसान कहाँ खड़ा है। और ब्रेक से पहले तमाम कई एक्सपर्ट, विद्वानों और किसान नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और विनोद आनंद जो एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री की जो हाई पावर कमेटी, वो आश्वस्त कर रहे हैं कि देश के किसानों को शंका नहीं करने की ज़रूरत है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार बैठी है, और इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं।
किसान नेता ठाकुर गुणी प्रकाश की तरफ रुख करेंगे। भारतीय किसान यूनियन मान के वरिष्ठ नेता हैं और एमएसपी कमेटी के सदस्य भी हैं। गुणी प्रकाश जी, अब तक की जो चर्चा हुई है उससे आप किस तरीके से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं? क्या किसानों की बेसिक समस्याएं हल होंगी डील में, या डील से कोई नुकसान? पहले तो हम इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि कोई नुकसान हो जाएगा, किसान संकट में आ जाएगा। इसे किस तरीके से देख रहे हैं गुणी प्रकाश जी? नहीं, सबसे पहले ये बताओ किसान लाभकारी कब हुआ? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जरूरी वस्तु अधिनियम लागू करके किसानों के अधिकार छीन लिए थे कि वो अपनी फसल का, अपने उत्पादन की कीमत तय नहीं कर सकता। तो आज तक जो खाद्य सुरक्षा के नाम पे, पीडीएस के नाम पे, जो आज पूरे देश में, अमेरिका तो पता नहीं कभी हमारा नुकसान करेगा ना करेगा, वो भारत सरकार जो कह रहे नहीं किसानों का बचाने, कौन मार रहा है? अब आप बताओ, हरियाणा पंजाब में वे बता रहे हैं पिछले साल हमारे गेहूं की फसल आई थी, कोई प्राइवेट प्लेयर उसमें खरीदार नहीं आया। अब की बार धान खरीदी, उसमें कोई बार प्राइवेट प्लेयर नहीं आया। सरकार ने ये व्यापार की जो खरीद है ना, वो सरकार के अधीन हो रही। हमारे माननीय शरद जोशी साहब ने 2007 में टास्क फोर्स बनाई थी और उसमें उन्होंने कहा था जो नेगेटिव सब्सिडी है, किसानों को जो कीमत मिल रही है, चाहे बाहर है जो बाजार में है, वो किसानों को लूटी जा रही है। एमएसपी के नाम पे किसानों का जो लागत खर्च है उसकी बजाय उससे लूट के उस पे व्यापार कर रही है, चाहे एफसीआई करे, दूसरे करे। सबसे ज्यादा अमेरिका कब आएगा, कब जाए? दूसरी बात, जो अर्थव्यवस्था है, 4 देश है, अमेरिका, चाइना, यूरोपियन संघ और अमेरिका। क्या हम पेंडुलम है क्या? कभी हम इधर लगेंगे, कभी उधर लगेंगे। देश में जब हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह मान ने 1993 में उन्होंने कहा था कि जो नेगेटिव सब्सिडी है, जो किसानों को कीमत ना मिलने के कारण सरकारी व्यवस्था लूट रही। आप बताओ, यहाँ का उपायुक्त, यहाँ की सरकारें खरीदार कर रही है, क्यों खरीदार कर रही है? अगर हमारे को बाजार मिलेगा, हमारे को, आप बताओ, अब जी टेक्नोलॉजी की यार उन्नत बीज की बात करो, अब उसके ऊपर आप बैन लाओगे, अमेरिका के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। हम अमेरिका को, आप एक छोटा सा देश है इजराइल, वो अमेरिका को सब्जियां दे रहे हो, कर हमारे को टेक्नोलॉजी पे बैन लगा दिया गया, हमारे संसाधनों पे बैन। अरे गुणी प्रकाश जी, विनोद जी कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ खोल दिया और आप कह रहे हैं बैन लगा दिया, ये कैसी बातें हैं भाई? नहीं लगा, नहीं, विनोद के कहने से थोड़ी होएगा। अब आप बताओ कि हमारी मंडी के अंदर जो एमएसपी है ना, वो स्वामीनाथन ने कहा कि 6%, हमारे हरियाणा में, मैं अपनी हरियाणा की बात करूं, इधर मुझे लग रहा है विनोद जी से आपके संबंध कुछ गड़बड़ाए हैं। नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं साहब, एक मिनट मेरी बात तो कौन है? जो हरियाणा में अभी बार धान खरीदा गया और सरकार ने दिया 2379 किसान के अकाउंट में, और वह 25 पर्ची में खरीदे गए 1600 रुपए, तो सरकार कहाँ गई थी? अब हरियाणा पूरे देश में एमएसपी की खरीद हो रही है। अब बाजार की छोटो बात, बाजार में अगर प्रतिस्पर्धा होगी हमारे, आप बताओ, आप हमारे को बैन कर देंगे फूड, जो खाद्य सुरक्षा के नाम पे हमारे को आयात निर्यात पे नहीं जाने देंगे, टेक्नोलॉजी पे आप बैन लगा दोगे। जो सरकार है ना, अब अमेरिका पता नहीं कभी मारेगा ना मारेगा, अब तो भारत सरकार की जो नीति है वो सारी की सारी किसान विरोधी है। अरे अब क्या कह रहे हैं आप गुणी प्रकाश जी? इससे बढ़िया तो सरकार ही नहीं है। आप अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं साहब, आप बताओ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं? अरे कहाँ कर रहा? कोई नहीं कर रहा आत्महत्या, कोई नहीं कर रहा। विनोद जी कह रहे हैं कोई आत्महत्या नहीं हो रही, आत्महत्या के तमाम कारण होते हैं। साहब कितने किसानों ने आत्महत्या कर दी? मैं एक बात, शरद जोशी साहब ने जब नेगेटिव सब्सिडी की बात करी थी, भूपेंद्र सिंह मान ने जब बात करी थी। अच्छा, एक बात हमें बताओ आप गुणी प्रकाश जी, हम बात सहमत हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर ही हम चर्चा करते हैं और किसानों के साथ ही हम खड़े हैं। हम किसी सरकार के साथ नहीं खड़े, हम किसानों के साथ खड़े हैं। मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं प्योर किसान हूं, खेती आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, माइक को थोड़ा और करीब करिए।
गुणी प्रकाश जी, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। प्रोफेसर एसवीर त्यागी साहब हमारे साथ काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर त्यागी साहब, आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी आपको विभिन्न प्रकार की जो विचार हैं, विभिन्न प्रकार के तर्क आपको सुनने को मिले इस कार्यक्रम में। मैं इसीलिए चाहता था कि थोड़ा सा बाद में आपको लूँ, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो जो अमेरिका वाला मसला है, इसमें किसान के लिए कोई चिंताजनक बात है, या जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, या कोई अपलिफ्टमेंट होगा? और दूसरी बात जो गुणी प्रकाश जी कह रहे हैं कि अमेरिका तो बाद में मारेगा, पहले तो इस सरकार से हम निपट लें, ये सरकार ही हमारी प्राण लिए हुए है, ये बात कह रहे हैं वो। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। देखिए, जब कोई समझौता होता है जी, एक तो वास्तविकता विश्व व्यापार के आज ये है कि बहुपक्षीय समझौते के जगह पर, स्थान पर द्विपक्षीय समझौते हो रहे हैं। इससे पहले हमने यूरोपियन यूनियन से किया है, उससे पहले और देशों से, यूके से किया है। तो अभी डब्ल्यूटीओ की बात हो रही थी। डब्ल्यूटीओ बड़े देशों के कारण, खासतौर से अमेरिका के कारण, लगभग समाप्त हो गया। उसकी बात कोई नहीं सुनता, उस फोरम में कुछ होता नहीं। तो जब द्विपक्षीय समझौते को प्राथमिकता दी जा रही है, तो दोनों पक्षों का समझौता तभी होगा जब दोनों पक्षों के हित कुछ ना कुछ उसमें बने रहे। जहाँ की बात है तो आशंका रखना और ये कहना कि भाई किसानों को, लेकिन अभी मैं देख रहा था, जो वहाँ के व्यापार प्रतिनिधि है, जेमिसन ग्रियर नाम है उनका, उन्होंने खुद कहा है कि भारत ने जो संवेदनशील क्षेत्र है अपने कृषि के, वो अभी भी संरक्षण में रखे हैं। वो ये कह रहे हैं हम प्रयास करते रहेंगे कि भारत उन क्षेत्रों को भी खोले। हाँ, ये जरूर है कि कुछ प्रशासन के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर भी खुल जाएगा। हाँ, अभी अमेरिका से ये कुछ अमेरिका में भी दो तरीके के बयानात हैं। हाँ, दो तरीके के लेकिन बयानात है वहां के प्रशासन में भी, जो उनका प्रशासन है मेरा ट्रंप आकलन का, ये- उसमें भी दो मेरा- तरीके के बयान हैं। मेरा आकलन ये है कि जैसे हमने यूरोपियन यूनियन से समझौता किया, वहां भी जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र थे, यूरोप भी ये चाहता है कि हम अपने कृषि क्षेत्र को पूरी तरह मुक्त व्यापार में रख दें, लेकिन वहां भी इन क्षेत्रों को अलग रखा गया। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे झुकेगी कि संवेदनशील क्षेत्र, चाहे वो डेयरी उद्योग हो या जीएम क्रॉप्स हो, जैसे वो मक्का वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या दूसरी चीजें हैं, उसका आयात सरकार मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि सरकार भी राजनीतिक और आर्थिक दोनों पक्षों को देखती है। कोई भी सरकार भारत में ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे ये लगे कि किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ये आपने देखा कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून थे, सरकार का पक्ष दूसरा था, लेकिन किसानों के आंदोलन के कारण ही सरकार को वो वापस लेने पड़े। उनके गुण दोषों पर चर्चा अलग से हो सकती है। तो मुझे लगता है सरकार, चाहे राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो, किसानों के हित का जरूर ध्यान रखे। कि हाँ, इतना जरूर है कि जैसे जो आज हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, उसमें ज्यादातर जिनको कहते हैं ट्री नट्स, बादाम है, कैलिफोर्निया बादाम सभी जानते हैं, पिस्ते हैं, अखरोट है और दूसरी चीजें हैं इनका, या सेब है, वाशिंगटन सेब सभी जगह मिलता है। हो सकता है इनका आयात बढ़ जाए, क्योंकि अगर जैसा अमेरिका ने कहा है कि 0 ड्यूटी हो जाएगी, तो इनसे कुछ क्षेत्रों में प्रभाव पड़ सकता है जो अगर उसके उत्पादक भारत में है, क्योंकि इनका आयात हम पहले से कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ संरक्षण है, अगर 0 ड्यूटी हो जाएगी इस तरह के आयात पे, तो उन क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे भी कृषि के उत्पाद अमेरिका को भेजे जाते हैं, निर्यात होते हैं, और भारत और अमेरिका के बीच में जो कृषि का व्यापार है उसमें हम फायदे में, हम अधिक निर्यात करते हैं और कम वहां से आयात करते हैं। अभी जो स्थिति है, खास तौर से हम, जैसे बासमती राइस का होता है, स्पाइसेस होती हैं, टी है, कॉफी है, और सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसमें वो जो फ्रोजन सी फूड है, श्रिम्प वगैरह जाते हैं फ्रोजन में, वो सबसे बड़ा हिस्सा है। तो उसको थोड़ा आघात भी पहुंचा था जब अमेरिका ने 50% पेनल्टी के साथ टैरिफ लगाई थी। तो उसमें अब एक रिवाइवल होगा, इन क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को अगर हम अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं
तो देखिए जो टैरिफ लगता है उससे कीमत पे असर पड़ता है। कीमत के रूप में हम दूसरे देशों से आगे जा सकते हैं या बराबर आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिका हो, उन्होंने दूसरे नॉन टैरिफ बंदिशें भी लगा रखी है। वो कहते हैं इस तरह इसका उत्पादन होना चाहिए, इसमें केमिकल नहीं होने चाहिए, इसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा नहीं होनी चाहिए, इसका जो रख रखाव है, भंडारण है, वो इस प्रकार से होना चाहिए, उसकी वो जांच करते हैं। तो हमारे किसानों को भी अगर हम अमेरिका को निर्यात बढ़ाना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो इन बातों के लिए तैयार करना होगा। उनके पास नई अच्छी टेक्नोलॉजी हो, बस यही बात तो भंडारण। है प्रोफेसर साहब। अभी गुणी प्रकाश कह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी नहीं लाने दी जा रही, अब कहाँ से टेक्नोलॉजी आ जाएगी? नहीं, अचानक वो अपना करें सरकार हमें टेक्नोलॉजी नहीं लेने दे रही। ये उसमें है क्या कि हमारे किसानों में 80-90% तो सीमांत और लघु किसान है, तो वो व्यक्तिगत तौर पे इस टेक्नोलॉजी को न ला सकते हैं न अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है किसी भी तरह से। उनकी ट्रेनिंग में बहुत सारे कुछ प्रयास सरकार करती भी है, फार्मर्स ट्रेनिंग है, फार्मर्स स्कूल है, और चाहती है कि मंडियों को आधुनिक बनाया जाए। ई नाम सरकार ने योजना चलाई है। लेकिन ये एकदम से ये कहना कि हम पूरी तरह तैयार हैं या आधुनिक किसान बन जाएंगे, भारत कभी भी इतना बड़ा देश है, कृषि में बहुत सारे लोग, आधे से 50% से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कृषि पे आधारित है, कृषि से संबंधित है, उसी पे उनकी जीविका निर्भर करती है। तो इतने बड़े लोगों का हित कृषि से और किसानों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जो ट्रेड डील होगी उसमें कोई बहुत बड़ा इस तरह का प्रावधान होगा कि जिससे किसानों को एकदम से नुकसान हो जाए। हाँ, भविष्य के लिए हमें अपने को तैयार करना चाहिए, कृषि को समुन्नत करना चाहिए, और हमें किस चीज की मांग विदेश में है अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, कि पहली बात तो ये है कि सरप्लस होना चाहिए, आपकी उत्पादकता बढ़नी चाहिए। भाई एक्सपोर्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप सरप्लस होंगे, उत्पादन आपकी खपत से ज्यादा होगा। तो उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि उनको उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। उत्पादकता बढ़ेगी, किसान की लागत कम होगी। उत्पादकता बढ़ाना और किसी भी प्रकार हो उसकी लागत घटाने से किसान की आय बढ़ सकती है। सरकार खरीदी करे, जहाँ प्राइवेट प्लेयर नहीं है वो अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर भी अगर है और वो किसानों को कीमत देते हैं, उनका शोषण नहीं करते, तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि सरकारी तंत्र की ठीक है। अपनी कठिनाइयां होती हैं, अपनी बहुत सारी उसमें विसंगतियां आ जाती हैं। तो हमें ये देखना है कि आज जो स्थिति दिखाई देती है कि कृषि में, जिसको हम कई बार कहते हैं थोड़ा एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, खासतौर से छोटे और जो लघु किसान है उनके सामने समस्या ज्यादा है। लेकिन वो स्वयं निर्यात नहीं करते, वो भी किसी कंपनी को अपना सामान बेचेंगे, बिचौली होंगे। अगर वो अपना उत्पादन बढ़ा भी ले तो हमेशा वो बिचौलियों पे निर्भर रहेंगे। तो देखना ये चाहिए कि किस प्रकार से हम बिचौलिए किसान का शोषण ना कर सके, क्योंकि छोटे और लघु किसान स्वयं अपने आप में इतने समर्थ नहीं होते कि वो निर्यात की बारीकियां समझ सकें या निर्यात कर सकें। तो ये भी देखना चाहिए कि जो फार्म, बड़ी बड़ी जो निर्यात की फार्म है, वो किसानों से सामान खरीदते हैं, तो किसानों को इतना पैसा मिल जाए। हाँ, और शायद उनके मुझे लगता है कि प्रोफेसर त्यागी, एफपीओ एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। एफपीओ के माध्यम से सहकारिता और जो कोऑपरेटिव्स हैं, एफपीओ है, विनोद आनंद जी आगे बताएंगे इस बारे में। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ये प्रयास तो चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हयात उमर साहब की तरफ रुख करेंगे। हयात उमर साहब, अभी इस डील में हम किसानों की बात कर रहे हैं। अभी प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन से डील हुई, तो वो डील में बाकायदे वाणिज्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और सारे लोग अपना वो डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए नज़र आए, सब कुछ हम लोग को दिखा। लेकिन अभी ये डील, अभी सारे लोग, प्रोफेसर त्यागी भी कह रहे थे कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, अभी कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये क्या लुका छिपी का खेल चल रहा है? और संसद में भी आज वाणिज्य मंत्री ने कह दिया कि भाई किसान डरे नहीं। अरे क्यों ना डरें किसान भाई? अगर 0% आप टैरिफ कर देंगे और वो यहाँ आके डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचेंगे तो किसान का तो भट्टा बैठ जाएगा, वो तो भूखों मरेगा। हयात उमर।
हाँ, पहली बात मैं आपकी बात से शुरू करता हूं कि लुका छिपी का खेल कोई लुका छिपी का खेल नहीं, बहुत स्पष्ट खेल है। और वो स्पष्ट खेल ये है कि उनकी सरकार को नहीं, अमेरिका को पता है डील में क्या है और वो उसे खुल के बता रहे हैं, और हमारी सरकार को भी पता है डील में क्या है और उसे वो छुपा रही है। बस इतना फर्क है, क्या छुपा रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। आने के बाद ये डील पूरी तरह से किसानों के हित पर समझौता करके उद्यमियों के लिए की गई है, बिल्कुल खुली डील है। बड़े उद्योगों को, कारपोरेट को पूरा इसमें लाभ होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा 50% टैरिफ और 50% पेनाल्टी से किसी किसान को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा था। सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था बड़े कारपोरेट घराने को, अडानी को, अंबानी को, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों को, सॉफ्टवेयर कंपनियों को। और जिस किसान की हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो किसान है, वो सीमांत किसान 80%, जिसके पास उसकी जोत 1 एकड़ तो छोड़िए, पहले 1 बीघा भी पूरी नहीं है। आमतौर से वो किसान मजदूर है, वो खेतिहर मजदूर है जो अपनी भी खेती में काम करता है और दूसरे के खेत में भी काम करता है, तब उसका पूरा होता है। हम उसे C2+50 तो देना दूर की बात नहीं, हमने उसको जो सब्सिडी दिए रहे थे हमने वो भी बंद कर दी है सब। और जबकि अमेरिकी किसान हैवीली सब्सिडाइज है, अमेरिकी एग्रीकल्चर, ना तो वहां सीमांत किसान है, वहां कारपोरेट किसान है, और हैवीली सब्सिडाइज है। खाली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे नहीं, खाद पर, बीज पर, पेस्टिसाइड्स पर, एक्सपोर्ट पर, हर प्रोसेसिंग पर हैवीली सब्सिडाइज्ड है। अब बात होती है कि डील में हमको क्या मिल रहा है और उनको क्या दे रहे हैं। डील में जो 3 बड़े सेक्टर खोले गए हैं उनमें एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड है, और वो प्रोसेस फूड कौन सा है, उसमें बड़ा पार्ट है डेयरी का। और एग्रीकल्चर को आप आज की तारीख में डेयरी से अलग करके नहीं देख सकते हैं। डेयरी और एग्रीकल्चर पैरेलल थिंग है। आप छोटे किसान, ज्यादातर छोटे किसानों का जरिया खेती के साथ साथ 1 भैंस 2 गाय, पशुपालन इस तरह का है, जानवर पशुपालन पाल करके है, ठीक करें आप। आपने डेयरी सेक्टर को, प्रोसेस फूड को खोल दिया है, यानी सोयाबीन खोल दिया है आपने। अगर सोयाबीन खोल देंगे, कॉटन खोल देंगे, और जो आप कहते हैं कि आप किसान खुदकुशी नहीं करता, नहीं, किसान खुदकुशी करता है। अब उसको किसान की खुदकुशी में दर्ज नहीं होता है। जिस तरह से यूपी में जाति दर्ज होना मना कर दिया गया, अब अपराध के साथ जाति दर्ज नहीं होगी, आपको पता ही चल जाएगा जाति अपराध क्या हो रहे हैं। उसी तरह सबसे सुसाइड हो रहा है, बट आपको यह नहीं पता है किसान कितना कर रहा है। ठीक बात है। बहुत आप समझिए पहले कि हमारे साथ हो क्या रहा है। किसान अब राजनीतिक ताकत नहीं बचा है, क्योंकि किसान अब राजनीतिक शक्ति नहीं है। वो अलग अलग हिंदू में है, मुसलमान में है, जाट में है, सिख में है, अगड़े में है, पिछड़े में है, दलित में है। तो चूंकि किसान अब किसान नहीं है, वो बाकी सब है, इसलिए किसान की सुनवाई नहीं होगी, बाकी सबकी सुनवाई होगी। ठीक बात है, यह है किसान का दर्द। ठीक बात है। और हमारे विनोद आनंद जी बहुत अच्छा सरकार का पक्ष रखते हैं, उनको रखना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के पद पे रहते हुए आप सरकार की बुराई तो करोगे नहीं, सरकार के खिलाफ तो बोलोगे नहीं, वो रखते भी हैं। अब वो किसान का आड़ लेके रखते हैं नहीं रखते, वो अलग चीज है, वो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी, अपनी उनके पद की मजबूरी हो सकती है। मतलब विनोद जी को आप छेड़ोगे, मानोगे नहीं, आपके विनोद जी की पुरानी है, पुरानी अदावत है, छेड़ोगे मतलब विनोद जी आप छेड़ोगे, विनोद जी छोड़ेंगे नहीं, वो कह रहे हम छोड़ेंगे नहीं। सर सुनिए, जो सच्चाई है वो हमारे सारे किसी भी आपकी तारीख में डील, जिसके बाद जब डिटेल्स, फाइन डिटेल्स आपको कभी नहीं मिलेगी इसकी। अच्छा, डील की फाइन डिटेल्स आप समझिए। पहले अगर डील फाइनलाइज नहीं हुई थी, पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि अभी फाइन डिटेल्स अभी होना बाकी है। हमारी सरकार ने भी घोषणा डील की नहीं की थी, और अमेरिका से ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे। अच्छा, अब आप समझिए पहले कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए पहले अमेरिका के कृषि मंत्री का बयान देखिए आप पहले। मैं आ रहा हूं विनोद जी, आ रहा हूं। उनका बैठक यही बयान ही मैं ढूंढ रहा था।
उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, उनके कृषि मंत्री जी, मैं आपको जस्ट ए मिनट, चलिए बोल दीजिए क्या करें। ब्रुक रोलिंग्स हैं, उन्होंने खुद का साफ, मैंने अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, अमेरिकी किसानों को बड़ा फायदा होगा, भारत अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदेगा। ठीक बात है, ठीक बात। विनोद जी रिस्पॉन्ड करिए, विनोद जी। ठीक है, अच्छा, और मुझे दूसरी कहीं जाना चीज है, समझिए पहले कि ठीक है। 500 बिलियन की इस डील में, जो 500 बिलियन की डील है, उसमें बड़ा पार्ट जो है वो कृषि उत्पाद ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक प्रोसेस है, फूड के नाम से, जिसको प्रोसेस फूड का नाम दिया ठीक जाता है हाथ भाई, ठीक है। राजेंद्र सिंह एक रिस्पॉन्ड फिर विनोद जी के पास आएगा। राजेंद्र सिंह बोलिए। हाँ, मुझे कहीं बीच में जाना था अभी, तो मैं माफी चाहूंगा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, सभी लोग सुन रहे हैं, अपनी बात को खत्म करने के बोलिए। अंदर, सभी जानते हैं कि अमेरिका हमारा भला नहीं चाहता। ये खुला है, पीछे का इतिहास बता रहा है। अभी टैरिफ लगाया, सबको मालूम है, इनको जब बता रहे हैं खुद ही सब चीजें बोल रहे हैं, फिर भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है इनकी, मोदी साहब की। और पिछला इतिहास किसानों के प्रति सब जान रहे हैं, कितनी आय बढ़ गई, कितनी दुगनी हो गई। ठीक है, और अभी भी कोई अच्छा नहीं होने वाला, नहीं तो सरकार इसको ओपन करके बताए ने क्या डील की है। अभी तो पता ही नहीं है डील क्या क्या, किस प्रोडक्ट पे हुई है, क्या छोड़ा गया है। जो मुझे समझ में आ रहा है, मैंने जो पढ़ा है और जो उनका बयान सुना है, तो मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जो पीछे का इतिहास 2014 से जब से ये सरकार आई है और अब तक का, ये बताता है। और कृषि पे जितने डिपेंड पड़े हैं, पहले 48% थे, अब कृषि पर 58% डिपेंड हो गए, तो इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। ठीक है, तो ये डाटा टोटल मिला के हम फैक्ट्स पे जाएं, ईमानदारी से अपनी बात करें, तो मुझे ये लगता है कि किसान विरोधी सरकार है। थैंक यू। और ये डाटा बता रहा है, फिर भी हम पक्ष की बात करें तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। और आने वाला समय भी ये बताएगा। इन किसानों के हित को सर्वोपरि सभी को रखना चाहिए, धन्यवाद, क्योंकि देश तभी बचेगा जब किसान बचेगा। धन्यवाद राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है विनोद आनंद जी, इसी करिए के ऑन। साथ सभी भाइयों को जितने बैठे हैं, मेरी राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय बस हिंद। 2 मिनट और बैठ जाएं राजेंद्र जी, मैं अपनी बात आपको भी बता दूं, विनोद जी फिर बोलिए। आप जाइएगा, ऐसा आपसे निवेदन है। देखिए क्या है कि ये समय जैसा चल रहा है अभी, या आपको मतलब उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं, मैं तो किसान का पक्ष रखता हूँ हयात जी। देखिए जो कॉरपोरेट युद्ध है, इसमें पैसिव निवेश होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एक कंपनी है ब्लैक रॉक बाबू, ब्लैक रॉक बाबू को आप लोग जानते होंगे, 50 हडसन यार्ड में इनका कार्यालय है न्यूयॉर्क में, और इनका $52 ट्रिलियन का पोर्टफोलियो है। और उस देश से आपको क्या डरना है, अमेरिका से? अमेरिका का कर्जा पूरा 58 ट्रिलियन है, 58 ट्रिलियन, लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर के बराबर उनके कर्जा उनके ऊपर है। और उन्होंने कर्जा किन से लिया हुआ है आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जा 25% बाजार से लिया हुआ है, और जापान, चाइना भी उसमें शामिल है। सबसे बड़ा अमेरिका का डोनर जापान है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, प्राइवेट इक्विटी फंड जो हैं, इनकी दुकानदारी कैसे चले, इसके लिए इन्होंने कृषि के ऊपर दबाव डाला था, जो इसमें सफल नहीं हो पाए। बात से सहमत हूं। पहली बात ये है। दूसरी बात देखिए क्या है, ये आज टैंक से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, ये नैरेटिव से युद्ध लड़ा जाएगा। एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालते हैं, उसके पीछे के जब इन्वेस्टर्स को देखिएगा तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी। फोर्ड फाउंडेशन की क्या इच्छा है कि दुनिया में कितनी असमानता है, सबसे ज़्यादा असमानता तो वही फैला रहे हैं। तो देखिए ये नियंत्रण जो हस्तक्षेप जिस प्रकार से करने की जो कवायद है, हकीकत में यह शांत दिखता है, लेकिन यह बहुत बड़ी सर्वव्यापी शक्ति है। इसको थोड़ा समझिए। और वो मतदाता, दिशा निर्देशक, नैरेटिव निर्माता कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में होने वाले फैसले हैं। चलो ये लंबी चर्चा है, बहुत बड़ा विषय है कृषि का। उस मैं माफी चाहूंगा, बहुत लंबा विषय है। आप कुछ बात ठीक भी कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अभी तो आपके माध्यम से मैं जनता को बताऊं बहुत कि सारी जो ESG, सस्टेनेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, निर्णय पुराने नियंत्रण, कंपनियां, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय ताकतें, इतनी जो ये सारी समस्याएं हैं, इसका संस्थागत हस्तक्षेप करने के बाद भी वो हमारा झंडा झुका नहीं पाए। हमारी टर्म शीट हमेशा लहराती रही। और विश्वास कीजिए,
देखिए क्या है, ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि कृषि में कोई समझौता किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अमेरिका, ठीक है। उनके पास सेब ठीक है है। नहीं, वाशिंगटन एप्पल क्यों हम कहाँ से लाते हैं? वो हमें वाइन उगाते नहीं है, कैलिफोर्निया वाइन कहाँ से आती है? वो आलमंड उत्पादन नहीं करते हैं, तो फिर आलमंड कैसे बेचते हैं हमको? मैंने कि मैं बादाम और पिस्ता की बात कर रहा हूँ। तो उस देश को समझना होगा पहले, वहाँ की व्यवस्था को समझना होगा। ठीक है विनोद जी। जब तक आप दुश्मन को समझेंगे नहीं, तब तक उनसे लड़ेंगे ठीक, नहीं। बड़ी 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 बात है वो कि दुश्मन को समझना हमारी पड़ेगा। जो दिल्ली में जो नीति बनी है, और हम उस नीति के हिसाब से चलेंगे, ना कि न्यूयॉर्क के बोर्डरूम में 50 हडसन यार्ड में ब्लैक रॉक बाबू जो नियम बनाते हैं उसको। ठीक बात है, ये बड़ी बात महत्वपूर्ण मैं बात है। आपको गुणवंत कहना पाटिल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए गुणवंत जी। देखिए, त्यागी साहब और गुनी प्रकाश जी सेम बात कह रहे हैं। गुनी प्रकाश जी एक किसान की बात अपने भाषा में कह रहे हैं, त्यागी जी जो कह रहे हैं वर्ल्ड में जो सिनेरियो है, वो जो मैंने भी कहा था कि WTO कब आया? जब टैंक वाला युद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद WTO आया, गैट आया, गैट के बाद WTO आया। आज ऐसी स्थिति में तीसरे महायुद्ध होने जा रहा था, लेकिन आज अभी जो विनोद जी ने कहा कि हथियार युद्ध खत्म हो गया, अभी ट्रेड युद्ध शुरू हो गया है। और इस ट्रेड युद्ध में हमको, जैसे त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही, WTO के जो गाइडलाइंस थे कि बायलैटरल इश्यूज चल रहे हैं, जो सार्वजनिक चलना था, तो देश देशों में व्यापार हो रहा है। ये जो हो रहा है, इसमें बार्गेनिंग पावर वगैरह यूटिलाइज हो रहा है, वो थोड़ा गलत हो रहा है। अभी देखिए, हर एक देश में जो नेता है, प्रमुख है या राष्ट्राध्यक्ष है, हर एक स्वदेशी की ही बात इनडायरेक्टली कह रहा है। उसके कारण IMF, यूनाइटेड नेशन, WTO ऐसी संस्थाएं वीक लगने लगे, कमजोर लगने लगी है। लेकिन ये टाइम बीइंग है, अगर इनको और वीक कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, तो हम तीसरे महायुद्ध के रास्ते पे या कगार पे खड़े हैं, और हो भी सकता है। इसके लिए जो त्यागी जी ने बात कही थी, या हमारे गुनी प्रकाश जी ने कही थी कि भाई किसानों को ये डर नहीं है कि हमारा जो बुरा होना था 75 साल में बुरा हो चुका है, अभी इससे बुरा होने वाला नहीं है। और सरकार की जो बात कर रहे हैं गुनी प्रकाश जी, आज के सरकार की नहीं, अवतरण चिन्ह में सरकार की, हर सरकार ने किसानों को शोषण करके ही प्रोसेस के लोगों को बड़ा किया है, इंडस्ट्री के लोगों को बड़ा किया है। हम चाहते हैं कि हमको खुला कर दो। तो पाटिल हम साहब, खुले मार्केट पाटिल की साहब, पक्ष में हैं, जो और पीछे वाले प्राइवेट गलतियां मंडी करते की थे, पक्ष में पाटिल हैं, साहब एक मिनट, जो पीछे वाले गलतियां करते आए हैं, इसीलिए इनको लाया गया है नरेंद्र मोदी जी को। तो अगर वही गलतियां ये भी करेंगे तो फिर इनमें उनमें क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो गुनी प्रकाश जी कहेंगे ही, गुनी प्रकाश जी को कहने का मौका मिलेगा। क्यों दे रहा है? कोई भी किसानियत करना नहीं चाहता है, लेकिन किसान को कोई खुला भी नहीं छोड़ता है, उसको प्रोटेक्टेड दिखाता है। लेकिन हमको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमको खुला कर दो। लेकिन ये डर बताया गया है कि इनको अगर खुला कर दिया तो खा लेंगे कोई, हमको कोई नहीं खा सकता है। हमको पूरा लिबरल करना पड़ेगा। अगर हम लिबरल नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू गुणी प्रकाश जी। अभी गुणवंत जी कह रहे हैं कि हमको लिबरल करना पड़ेगा। गुणवंत जी ने कुछ बातें कही कि भाई गुणी प्रकाश जी ने पिछली सरकारों को भी लपेटा है। आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे, एक तो आवाज जरा बुलंद रखिए। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। गुणी प्रकाश जी को अनम्यूट किया जाए। साहब बात पता क्या है? जी हेलो, जी, सबसे पहले बात यह है, अमेरिका के किसानों के लिए अमेरिका बाजार ढूंढ रहा है। अमेरिका, आवाज आ रही मेरी? हाँ सुन रहे हैं, बुलंद है, बुलंद है, बोलिए। सुनो, पूरा देश सुन रहा है, दुनिया तक जा रही है। सुनो, अमेरिका का किसान की अमेरिका की सरकार उसका बाजार ढूंढ रही है, और हरियाणा देश के किसानों को कड़क उठ रही है भारत की सरकार। कमोडिटी एक्ट क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, आयात निर्यात में पाबंदी क्या है,
और किसानों को जिस तरह से लाचार कर दिया गया है अमेरिका में, सही बात कह रहे हैं सर जोशी साहब ने एक बात कही कि उन्होंने कहा किसानों को अन्नदाता कहा जा रहा है। सर जोशी साहब ने कहा उसको व्यापारी बनाओ। जब तक किसान खुली बात में कह रहा हूं, अगर खुला बाजार में हमारी फसलों को प्रतिशत में जाते तो आज अमेरिका हमारे से डरता, क्योंकि सरकारी तंत्र और जो एफसीआई और जो हमारे फसलों को लूट के महंगाई के नाम पे अगर मैंने दालें पैदा कर दी, वहां तो एक्सपोर्ट करके मेरी दालें गिरा दी गई, वहां से मेरा पाम ऑयल लाके मेरी सरसों गिरा दी गई। तो ये सारा के सारा सरकार की नीतियों के कारण किसान प्रताड़ित है। और अगर किसान को लिबर्टी देंगे, हम मुकाबला करेंगे अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, सभी से करेंगे, लेकिन ये सारी पाबंदियां किसानों के खिलाफ लगी हुई है। इसलिए सर जोशी साहब ने कहा इस कानून सरकार के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन जब तक हमारे को टेक्नोलॉजी और संसाधन की बात आप कह रहे, 2 कट्टों के लिए, यूरिया कट्टों के लिए मेरे को डंडे खाने पड़ रहे हैं। मेरे ठीक को है, आप सहमत हूं इस बात से, सहमत हूं। सुनो, साहब ने कहा कि इजराइल में कितनी जमीनें हैं, वहां तो 2 एकड़ की जमीन भी नहीं है और पानी भी नहीं है, आज वो दुनिया का बादशाह। अगर मेरे को टेक्नोलॉजी देंगे तो मैं दुनिया के अमेरिका का मुंह बंद कर सकता हूं, लेकिन मेरे को दी नहीं जा रही, कौन नहीं दे रहा? भारत सरकार किसानों को अन्नदाता बना के उसको बाजार में उसमें रख के, आज क्या है, आज गेहूं का क्या रेट है? मेरी गेहूं 2400 रुपये में आज वो 3500 रुपये होगी, तो उसका मुनाफा किसने खाया? तो किसान तो मर गया। ठीक है, ठीक है गुनी प्रकाश जी, अब ज्यादा वक्त नहीं है, थैंक यू, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतिम टिप्पणी यशबीर त्यागी, प्रोफेसर यशबीर त्यागी साहब, क्या नीतियां ऐसी हैं जिन पर गुनी प्रकाश जी गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं? क्या किसानों को लेकर जो नीतियां हैं अभी मुकम्मल नहीं है, अच्छी ठीक नहीं है? देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, सरकार नीति बनाती है, उसके मुख्य बात है कि सरकार की नीतियां जो किसानों के हित में है उनका इम्प्लीमेंटेशन सही हो। लेकिन उनका ये विश्वास तो अच्छा लगा मुझे कि किसान कहते हैं हम कहीं के भी किसानों से प्रतियोगिता कर सकते हैं, ये विश्वास है उनको, तो ये अच्छी बात है, भारत का किसान समर्थ है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने बड़े पैमाने पे दूसरे देशों में खेती होती है, हमारे यहाँ छोटे किसान है, लघु किसान है, वो उनसे अगर सरकार का समर्थन और सहयोग नहीं होगा तो स्वयं प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा। ये बात सही है, हर देश अपने किसानों के लिए बाजार ढूंढता है, लेकिन हमें सरकार पे और सरकार ने जो अभी तक कहा है उस पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है जो किसानों के हित में नहीं है तो देश में जरूर उसके खिलाफ आवाज उठेगी, और सरकार को ऐसा नहीं है कि उस आवाज को अनसुना कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि हमारी सरकार पर भरोसा हमें होना चाहिए, और वही दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगा, ये जो डील है ये कहीं झोल में आएगी या कुछ ऐसा चीज़ होगी जो किसानों के हित में नहीं होगी, तो जैसे किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, इसके खिलाफ भी सड़क पर आ सकते हैं किसान। तो अब देखना होगा कि इस डील में क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें किसानों के हितों की रक्षा हो। नमस्कार।